आईफेक्ट यूनिवर्सिटी हजारीबाग द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में जो मौका मुझे झारखंड की भूमि ने दिया है उसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आज जिस विषय पर बात की जानी है वो आदिवासी समाज और रंगमंच और मीडिया का जो संबंध है उस पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। मैं विश्वविद्यालय के वीसी सर प्रोफेसर पीके नायक, रजिस्ट्रार डॉक्टर मुनीश गोविंद सर और हमारे साथ में डॉक्टर एसआर रथ सर हैं। मैं इन सभी को दिल से आभार व्यक्त करती हूं कि इन्होंने मुझे इस मंच पर एक संवाद स्थापित करने का मौका दिया है। नरेश सर के प्रति और ललित सर के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूं। उन्होंने एक अप्रोच रखा कि हम युवाओं को भी सुनने को एक जगह प्रोवाइड कर सकें। शुक्रिया आपका दिल से। और ये एक ऐसा दिन है जब मैं अपने शिक्षक डॉक्टर सुनील कुमार सुमन सर के साथ पहली बार मंच साझा कर रही हूँ, तो एक घबराहट भी है, एक उनकी विद्यार्थी होने के नाते कि कुछ गलत अगर मैं करूँगी तो वो अंतिम स्पीकर हैं तो वो बतौर मुझे सुधारेंगे भी। और कहीं से भी मुझे ये नहीं लगता है कि हम शिक्षार्थी जगत के लोग एक म्यूचुअल लर्निंग्स में नहीं रहते हैं। ये मेरे लिए एक मौका है जो मैं उनको दिल से बहुत सल्यूट करके, प्रणाम करके, जोहार करके अपनी बातचीत शुरू करूंगी। जितराई सर से कभी मिलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन उनसे हम लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं और ये माध्यम हम लोगों को एक दूसरे को जानने का बहुत कुछ मौका देता है, तो उनको भी जोहार है। और सभी ऑडियंस और सभी प्रबुद्ध जनों को मैं नमस्कार करती हूँ और अपनी बात शुरू करूंगी। मैंने आदिवासी समाज में जो हिस्सा है रंगमंच और मीडिया का, तो हम 3 स्पीकर्स में मेरी ये समझदारी बनती है कि रंगमंच से ज़्यादा हिस्सा कोल्हान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जितराय हंसदा सर करेंगे। और मैं जिस हिस्से को आपके सामने रखना चाह रही हूँ वो आदिवासी समाज में मीडिया किस तरीके से दिखाई पड़ रहा होता है, इसको 3 भागों में बांट करके बात करूँगी कि अतीत क्या था, वर्तमान क्या है और इसकी भावी संभावनाओं के सहित भविष्य क्या है। इन 3 हिस्सों पर हम बातचीत करेंगे। बातें थोड़ी तल्ख हो सकती है, तीखी हो सकती है, लेकिन ये सच्चाइयों से भरी होगी, रियल होगी। और हमें लगता है कि जब एक शिक्षा जगत से जुड़े होने के नाते हमारा दायित्व ये बनता है कि अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए बहुत सतर्कता से अपनी बातों को हम लोगों को विद्यार्थी जन और आम प्रबुद्ध जनों के बीच में खुल करके बात करनी चाहिए। कोई लाग लपेट नहीं, कोई दुराव छिपाव नहीं, बल्कि अगर हम निदान की तरफ जाना चाहते हैं, हम सच्चाई की तरफ जाना चाहते हैं, ईमानदार होना चाहते हैं और एक मनुष्यता के दायरे में आकर के चीजों को देखना चाहते हैं, तो हमें उस वंचित और उस उपेक्षित जनों के पास संवाद करने के लिए एक बहुत सारी अपने अंदर की अनलर्निंग्स के साथ गुजरना पड़ेगा। जो लर्निंग्स हमने पाई हैं उसमें हमें अनलर्न भी करने की प्रक्रियाओं को शामिल करना पड़ेगा। ये जीवन की सच्चाई है, ये परिवर्तन है, ये नियम है। मेरी बात, मैंने कहा कि मैं अतीत, वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं के सहित में बातें करूंगी। जब इस विषय पर मैंने बहुत आसान होता है हम लोगों के लिए, आज हम लोग एक कर लो दुनिया मुट्ठी में वाले लोग हैं और हमारे पास गूगल सर्च इंजन है, याहू के सर्च इंजन से, और हम सब सारी चीजें हम एक बार देखना चाहते हैं कि वर्ल्ड और लोगों तक क्या सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती रही हैं। तो अगर गूगल सर्च में मीडिया एंड आदिवासी करके आप कुछ कीवर्ड्स टाइप करते हैं तो आपको जो सूचनाएं उपलब्ध मिलती हैं, आप भाषाओं को बैरियर न रखें तो हिंदी अखबार, अंग्रेजी अखबार और उसके अलावे जो क्षेत्रीय समाचारों के रूप में हमारे सामने अन्य भाषाओं में उपलब्ध समाचार हैं, इन 3 चीजों से गुजरने का मौका मिला। और उसको अगर आप देखें तो किन मुद्दों पर बातचीत की जा रही है, तो मैं बातचीत करना चाहूंगी अतीत से कि अतीत में अगर हम अपने मीडिया तंत्रों को देखते हैं तो वहां पे आदिवासी समाज या वंचित समाज
कब और कितना दिखाई पड़ता है, इसको अगर बहुत दिल से ऑनेस्ट होकर बात की जाए तो 80 से 85 से 90% जो आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज या फिर आप कह ले पिछड़े या कह ले आदिवासी या कह ले वुमेन, तो इन सभी की जमात को अगर हम कुल मिला करके देखें तो ये एक 90% आबादी का एक निर्माण कर रही होती है। और इनकी उपस्थिति मीडिया में पास्ट में बहुत निग्लिजिबल है, न के बराबर है और कहीं ना कहीं वो अनुपस्थित दिखाई पड़ते हैं। जो इंफॉर्मेशंस जैसी चीज पर एक प्रभुत्वशाली लोगों का जो कब्जा रहा है वो बहुत लंबे समय से रहा है और इसलिए आप पाएंगे कि जो उपस्थिति की संख्या है वो हार्डली 90 से 99% न के बराबर होकर के 1, 2, 3, 4 या मतलब 1% की भी संख्या में ये उपस्थिति नहीं दिखाई पड़ती है। ये हुआ हमारा अतीत। वर्तमान में हम क्या देख पा रहे होते हैं, तो वर्तमान समय इंफॉर्मेशंस का युग है, क्रांति का युग है और बहुत सारी सूचनाओं का युग है। इन सूचनाओं को एक मेन स्ट्रीम मीडिया के बरक्स एक ऑल्टरनेटिव मीडिया हमारे सामने गुजरती है, जिसको हम सोशल मीडिया के नाम से चिन्हित कर रहे होते हैं, जिसके कई प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, टीवी के लाइव सैटेलाइट चैनल हैं, इंस्टाग्राम्स हैं। तो इस तरह के कई प्लेटफॉर्म हैं जहां पे आज एक वंचित तबकों की अभिव्यक्तियां स्पेस पाने सकी हैं, अन्यथा मेन स्ट्रीम में आज भी उपस्थिति नगण्य है, न के बराबर है। विचार करना पड़ेगा क्यों ऐसा है, कब तक ऐसा रहेगा और इसमें हम बदलाव क्यों चाह रहे होते हैं। क्या वजह है कि इनकी उपस्थिति नगण्य है और जो इनके बारे में लिखा हुआ मीडिया में रिपोर्टिंग आ रही होती है वो डरावनी और भयावह दिखाई पड़ती हैं। तो जो भविष्य होने की संभावनाएं हम तलाश कर रहे होते हैं वो बहुत सीमित संसाधनों के बाद। हम वंचित क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देश में जो आर्थिक मामले हैं उसमें संसाधनों का बराबर बंटवारा, न्यायपूर्ण बंटवारा आज भी हमारे बीच में नहीं देखने को मिलता है और इसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था की वजह से हम भविष्य में यह एक मांग रखते हैं या इस पर हम काम करने की जरूरत महसूस करते हैं कि लोगों में संसाधनों का एक न्यायपूर्ण बंटवारा हो। जो ऐतिहासिक अन्याय पास्ट में भी देखने को मिल रहा है, वर्तमान जगत में भी देखने को मिल रहा है, उस पर एक स्ट्रॉन्ग निषेध या न कहने की जरूरत बहुत जरूरी महसूस होती है। मैं आपको परिचित कराना चाहूंगी वर्तमान समय में वे लोग या वे पेजेस या वो संस्थाएं जिन्होंने सूचनाओं को हम लोगों के लिए आदिवासी नजरिए से उनकी बातों को आपके सामने और हमारे सामने में रखने की कोशिश की है। तो मैं उस हिस्से पे अगर आती हूँ तो जो वेबसाइट्स बहुत पॉपुलरली आदिवासियों के बीच में पढ़े जाते रहे हैं उनका जिक्र करना चाहूंगी और वे पेजेस जो बहुत सारे डिबेट्स को हमारे सामने में उपस्थित करने के लिए सक्षम तरीके से लगातार इंटरवेंशन कर रहे हैं। आदिवासी रिसर्जेंस उसमें से एक है जो नोलिना मिंज और उनकी टीम चला रही है। कुरुख वर्ल्ड करके एक टीम है जो निमहस एक साथ छत्तीसगढ़ से चला रहे हैं। सखुआ करके एक प्लेटफॉर्म है जो मोनिका मरांडी और उनकी टीम झारखंड से चला रही है। जस्टिन हांसदा संथाल परगना से अपना चैनल चला रहे हैं। ग्राम सभा और लोकतंत्र नामक पेजेस और यूट्यूब चैनल सुनीता मुंडा और उनकी टीम चला रही है। उसी तरीके से आशीष बिरोली का आदिवासी लाइव्स मैटर करके प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बहुत हद तक बहुत जायज सवालों को जो मेन स्ट्रीम के द्वारा इग्नोर कर दिया जा रहा है, दबा दिया जा रहा है, छिपा दिया जा रहा है, उन सूचनाओं को अपने लोगों तक, ये अपने में हम आदिवासी मात्र को चिन्हित ना करें लेकिन हर उस न्याय पसंद व्यक्ति को शामिल करें जो इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ कुछ त्रुटियां, कुछ गलतियां, कुछ
बेईमानियां हमने इन वंचित तबकों से की है और इसे आज खत्म करने की जरूरत महसूस होती है। तो मैं कुछ और चैनल्स के नाम आपके सामने बताना चाहूंगी कि द आदिवासी पोस्ट इंस्टाग्राम का पेज है, क्रांति योद्धा, सरना यूथ वेलफेयर ग्रुप, बियॉन्ड द फॉरेस्ट, झारखंडी धुमकुड़िया, इंजोत डहर और आदिवासी राइटर्स एसोसिएशन, आदिवासी फेमिनिज्म जैसे ग्रुप। हम आदिवासी एक हैं, कुड़ुक अखड़ा, ये सबके फॉलोअर्स लाखों की संख्या में आज चल रहे हैं और ये लोग बातें कर पा रहे हैं। उसी तरीके से एक कल्चरल रिवाइवल के लिए और दुनिया में सरवाइव करने के लिए जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरीके से आप पाएंगे कि हम लोग अपने जीने के सवालों को, बुनियादी सुविधाओं को जोड़ने के लिए असक्षम हुए हैं, ऐसे समय में कुछ बिजनेस ग्रुप भी हमारे सामने सोशल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स में आए हैं, जिसमें से मैं मंडी एड़पा का नाम लेना चाहूंगी जो कपिल टोप्पो चला रहे हैं। अजम एम्बा करके एक आदिवासी वुमेन एंटरप्रेन्योर है, अरुणा तिर्की, उनके द्वारा चल रहा है। ट्राइब कार्ड एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो मनीष आइंद और उनके टीम के द्वारा चलाया जा रहा है। बिनय मिंज ट्राइबल हार्ट जैसी संस्थाओं को चला रहे हैं। तो ये तमाम हस्तक्षेप आज आदिवासी समाज अपने लोगों को जागृत करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव मीडिया के तौर पे सामने रखने की लगातार कोशिश कर रहा है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी चीजें और एक ऊपरी बातें मैंने आपके साथ में साझा की। अब मैं उस हिस्से पे आपको ले जाना चाहूंगी जहां पे आदिवासी समाज और मीडिया का संबंध मुझे या हम सभी जागरूक लोग, जागृत लोग कैसे देख पा रहे हैं, इस पर एक चिंतन करने की कोशिश अगर हम करते हैं तो हमें लगता है कि क्या मीडिया का रोल हर एक समाज में पड़ता है, कितना पड़ता है, और इस कितना पड़ता है की पड़ताल जब हम करते हैं तो पाएंगे कि अखबार हम निकाल लेते हैं, मैगजीन निकाल लेते हैं, टीवी चैनल्स भी खोल लेते हैं, तो इससे हम अपने सामाजिक न्याय के प्रश्न को हल होता हुआ नहीं पाते हैं। ज्ञान का विस्तार ये जरूर करती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो सामाजिक संरचनाएं बनी हुई हैं, जो आर्थिक व्यवस्था बनी हुई है, जो गैर बराबरी को लगातार बढ़ा रही हैं, ऐसी संस्थाओं को तोड़ने के लिए, ध्वस्त करने के लिए इनका रोल बहुत अहम नहीं दिखाई पड़ता है। मीडिया कब अहम है? मीडिया तब अहम हो जाता है जब वो किसी जनता की मांग से उठे या उपजे हुए आंदोलनों को वो सप्लीमेंट कर रहा होता है। लोगों की बदौलत, आंदोलन की बदौलत ही बदलाव संबंध है, बहुत संभव है। और जो एक भ्रम की स्थिति भी हम लोग कह लेते हैं कई बार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को, जहां पे लाखों लाख के फॉलोअर्स की संख्या होने के बावजूद हम इस खुशफहमी में चले जाते हैं कि देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है और चीजें अलग दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन हम लोगों को इस बात को स्वीकारने में कहीं से भी देरी नहीं लगनी चाहिए कि आंदोलन के बिना मीडिया का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जो उपेक्षित समाज है, आदिवासी समाज है, वंचित समाज है, मैं बार बार इस वंचित शब्द को ब्रॉडर करना चाहूंगी, जिसमें सिर्फ आदिवासी शामिल नहीं है, लेकिन हर वो तबका जिसके ऊपर एक किसी ना किसी तरीके से सत्ता द्वारा, ये सत्ता राजनीतिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, उनका डंडा लगातार पड़ता रहता है। तो मैं उसमें दलितों को शामिल करती हूँ, मैं उसमें ट्रांसजेंडर्स को शामिल करती हूँ, मैं उसमें अल्पसंख्यकों को शामिल करती हूँ, उसमें महिलाओं को शामिल करती हूँ। तो इन तमाम वंचित तबकों के लिए मतलब बेहद जरूरी हो जाता है कि अपनी बातों को कह पाएं और उस आंदोलन के साथ में उस कहन को हम लोग आगे ले जा करके देख पाएं। मैं मीडिया स्टडीज ग्रुप में एक प्रोफेसर रहे हैं, प्रोफेसर अनिल चमड़िया, जो IIMC दिल्ली के शिक्षक रहे हैं। उनका एक मेजर स्टडीज है इस एरिया में, जब वो इस बात को हमारे सामने रखते हैं कि मीडिया हाउसेस में 99% जो होल्ड है, उनकी स्टडीज जरूर आप देखें। जन मीडिया उनका मंथली अखबार, मंथली मैगजीन है,
और मास मीडिया इंग्लिश का वो मंथली मैगजीन है। सो इन दोनों में कई सारे रिपोर्ट्स ऐसे छपे हैं जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि 99% मीडिया हाउसेस में जो पकड़ है वो ऊंची जातियों का है। अनिल चमड़िया सर ही कह रहे हैं कि ये मीडिया तंत्र जो है वो जातिवादी है और इसको मतलब किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, आपको खुद भी जाकर के एक अखबार को पलट करके देख लेने की जरूरत है। बस एक महीने का अखबार किसी भी मेजर ग्रुप्स के आप देख लीजिए, आपको जो उपस्थिति दिखाई पड़ेगी महिलाओं की, चाहे वंचित तबके के, आदिवासी समूहों की, दलितों की, पिछड़ों की, वो न के बराबर दिखेगी। तो एक मेजर होल्ड जातीय संरचना के अंतर्गत लोग देखने को मिल रहे होते हैं। तो ये मीडिया हाउसेस सिर्फ मीडिया नहीं चला रहे हैं, ये सिर्फ राज्य देश नहीं चला रहे हैं, ये समाज को भी बहुत सारा कंट्रोल कर रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है ना उससे भी संचालित है। सारे मीडिया हाउस के जो पैसे लग रहे होते हैं वो पूंजीपतियों के लग रहे होते हैं, जो ऊंची जातियों के द्वारा अपनी बात को वो बहुत दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे कि सब कुछ बड़ा लिबरल है, बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे अभी वर्तमान गवर्नमेंट हो, हम लोग देख पा रहे हैं कि सबने अपने वो लिबरल मुखौटे उखाड़ फेंके हैं और बहुत हद तक जो देश में आपत्तियां आई कोरोना के नाम पर या कोरोना पूर्व भी, तो हम पाएंगे कि इस मीडिया हाउसेस के रिपोर्टिंग्स को अगर हम मतलब एक ध्यान से स्टडी कर ले तो हमें उन वर्कर्स की चिंता नहीं दिखाई पड़ती है जिनके लिए रेल बंद कर दिया गया, जिनके लिए घरों को बंद कर दिया गया, जिनके लिए कारखानों को बंद कर दिया गया और वो रेलों पे कट के मरे हैं। तब उनकी आइडेंटिटी मीडिया दिखाती है कि ये मजदूर मरे हैं, लेकिन वो आदिवासी परिवार के 16 लोग कट के मरे हैं इसकी जानकारी देने से वो छिप जाते हैं। वो आदिवासियों को वैसा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जहां पे कि उनके साथ बलात्कार हुआ हो, ये पहली इस आदिवासी समुदाय की लड़की जो इंटर कर रही हो, ये पहली ऐसी आदिवासी महिला जिसने आज रेल की चलाने की सक्षमता पाई हो। लेकिन हमारे पास रिपोर्टिंग्स की जो पैटर्न्स है, जो भाषाई एक गुलामी है, एक दास्ता है, उसके पीछे की राजनीति है, उसको अगर खोलने और समझने की कोशिश करें ना तो ये बड़ा क्रूअल है, बहुत ही क्रूर है। हम इस बात को लिखते हुए कभी परहेज नहीं कर रहे होते हैं। मैं बिल्कुल मैं तैयार नहीं कर पाई वो स्लाइड्स जिसमें कि मैं आपको उन सारे मीडिया क्लिप्स को दिखा सकती थी जिसमें आदिवासी महिलाओं के स्तन निचोड़े जाने का प्रयास सीआरपीएफ के, पुलिस और आर्मी के द्वारा किया जाता है, बिकॉज ऑफ कि वो बोलती हैं कि मेरा बच्चा घर में है और वो बोलते हैं कि नहीं तुम नक्सली हो। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है मीडिया में आदिवासी वुमेन के खिलाफ, इसके खिलाफ कभी कोई बोलने के लिए नहीं आ रहा होता है। ये बहुत आसान होता है कि आदिवासी होना मात्र नक्सली होने के स्टिकर लगाने के बराबर शामिल कर दिया जा रहा होता है। मैं आप लोगों के साथ वो मैं ललित सर और नरेश सर को वो सारे क्लिप्स शेयर कर दूंगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने सारे ऑडियंस को प्रोवाइड करा दें, जिसमें कि आप, और नहीं भी वो उपलब्ध होता है तो आप बिल्कुल गूगल इमेजेस में जाकर के आप सिंपली टाइप करके देख लें। वो सारी सूचनाएं मैंने वहीं से संग्रहित की हैं जो आंखों देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं उन सुविधाओं की बात ना करके, संसाधनों की बात बराबरी में ना करके, कितनी भी बड़े पूंजीवादी लोगों के द्वारा ये मीडिया हाउसेस कॉर्पोरेट्स रन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों ने ये सारी व्यवस्था कहां से ली है? तो अमेरिका से। अमेरिका बड़ा हाईली कैपिटलिस्ट देश, बड़ा पूंजीवादी देश, लेकिन उसके बावजूद उनके मीडिया हाउसेस में काले रंगों की उपस्थिति है, रिजर्वेशन है वहां पे कालों के लिए। आपके कौन से मीडिया हाउसेस हैं जहां पे आप काले रंग के एंकर्स के साथ में आप कनेक्ट हो पाते हैं और अपने एस्थेटिक में बातों को करने के लिए सक्षम हो पाते हैं? तो पूरा एक नॉर्थ इंडियन आर्यन रेस को लेकर के जो आपका एस्थेटिक सौंदर्य बोध बनता है, वो मीडिया में यहाँ के इंडिजिनस लोगों को खारिज करता हुआ दिख रहा होता है, वो उनको दरकिनार करता हुआ दिख रहा होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को बात करने की जरूरत है कि इसका निदान क्या है। अकेले मैं सक्षम नहीं हूं इन बातों का आंसर कर पाने के लिए, कलेक्टिवली इस पर बात की जानी चाहिए। और मुझे लगता है कभी भी जब आदिवासी समाज अपने लिए मीडिया हाउसेस तैयार करने की कोशिश कर रहा होगा तो वो कोशिश करेगा कि वो
पैसे पूंजीपतियों से ना ले, ताकि उनके जैसे उन्हीं के चक्कर में ना फंसे। तो रीडर पैसा लगाएगा, 1 रुपए ही लगाएगा, हम पाठकों की संख्या बढ़ाएंगे। हम जिस तरीके से दाल रोटी अपनी खरीद करके काम चला रहे होते हैं, उसी तरीके से एक अखबार खरीदने की जिम्मेवारी हर एक आदिवासी पाठक और हर एक वंचित पाठक लेने की कोशिश करेगा। हम किसी बड़े अंडानी अंबानी के पास नहीं जाने वाले हैं, और ये मीडिया का जो मेन एजेंडा होगा वो हम ऊपर से नीचे की बात ना करके नीचे से ऊपर की बात कर रहे होंगे। आंदोलन और मीडिया के बीच का रिश्ता हम लोगों को बनाना पड़ेगा, और उसमें एक डाइवर्सिटी या विविधता हम लोगों को मेंटेन करनी पड़ेगी। यहां पे आदिवासी कह देने से मात्र वही आदिवासी नहीं जिनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया गया है, बल्कि उसको हमें ब्रॉडर सेंस में डाइवर्सिफाई करने की जरूरत महसूस होती है। मैं बात करना चाहूंगी कि हम लोगों को एक सॉलिडरिटी भी बनानी पड़ेगी हर एक वंचित तबके के साथ, और हर एक उस तबके के साथ जो एक शोषक की भी भूमिका में हमें दिखाई पड़ता है। दूसरी बात कि जो कंटेंट की शेयरिंग हो सकती है मीडिया हाउसेस में, उसको भी हम लोगों को इनरिच करने की जरूरत है। यहाँ पे सेंसलिज्म से हमें बचने की जरूरत है। किसी चीज को सेंसलाइज करके दिखा देने से आप 2 दिन की टीआरपी पा सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिसिटी होती है वो आपकी विचारधारात्मक और कंटिन्यूएशन एक ही बात को पकड़ के लड़ने से हो रही होती है। तो समाज परिवर्तन के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने भी हमारे लिए अखबार निकाले। जयपाल सिंह मुंडा अखबार में लगातार लिखते रहे। मंटो, राम मनोहर लोहिया से लेके गांधी, मार्क्स, सभी अखबारों से किसी ना किसी हवाले से जुड़े रहे। तो पूंजी से दूरी मुझे लगता है बेहद आवश्यक बन पड़ती है। और इसमें एक संदर्भ मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी, अंतिम वाक्य, भाषा के संदर्भ में, कि भाषाई सहिष्णुता बहुत जरूरी है। अंग्रेजी का विरोध, हिंदी का विरोध, अन्य भाषाओं का विरोध डेंजरस साबित हो सकता है, लेकिन आदिवासी भाषाओं के रीढ़ पर चढ़कर इन भाषाओं को बनाए रखने की कोशिश, ये भी एक नकार की बात मानती है। सो मुझे लगता है कि हम लोगों को कुड़ुक, खासी और मुंडारी को भी उतना ही स्पेस देना चाहिए जितना कि हम अन्य बाजार की भाषाओं को दे रहे होते हैं। मुख्य धारा में बहुत सारी भाषाएं हैं जो हमारे लिए संपर्क भाषा का काम कर सकती हैं। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के आदिवासियों से वार्तालाप करना है, उनसे संवाद स्थापित करना है, तो आप खासी और कुड़ुक भाषी अगर बात कर रहे हैं तो वहां पे एक लिंक लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश ना चाहते हुए भी आ जाती है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन अपनी मातृभाषाओं के रौंदते हुए उस जगहों को नहीं। सो मुझे लगता है कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं जो इस आदिवासी हितों के लिए काम कर रहे हैं, उनसे बस एकमात्र आग्रह है कि सेल्फ प्रमोशन से दूर होकर के अपने सामाजिक हित को सामने रखने की जरूरत है। आभार, शुक्रिया।